जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यूनिक ब्रेन स्टडी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये चैप्टर अग्निवीरों के लिए नया चैप्टर है, जिसमें मैं अपने देश और अपने देश की विशेष जानकारी, जिसमें सेना और भारत के व्यवस्थित होने की जगह पर मैं बताऊंगा, और उसके साथ साथ भारत की मैप पर कुछ जानकारी हासिल कराऊंगा। जैसा कि आप देखते हैं, हर किसी को अपने देश से प्यार होता है, हमें भी है, अपने भारत देश से प्यार है, और हमारा देश अन्य देशों से कुछ हटकर है। इसमें आप देखते हैं, आप एक छोटे से नक्शे से ही ले लें, एक मैप से ले लें, और अदर देश का आप देखेंगे तो एक अजीब तरह का नक्शा होगा, लेकिन हमारा नक्शा देखिए आप, इसके माथे के ऊपर एक शेर का समूह है, इसके सिर पर हिमालय और पैरों में सागर है। आप देखते हैं ये भारतवर्ष। अब हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी क्या है। कोई बोलता है कि पृथ्वी गोल है, कोई बोलता है चकोर है, कोई बोलता है आयताकार है, अलग अलग कथन है। लेकिन ना ये गोल है, आप ये कहेंगे कि अभी तक हमको गोल पढ़ाया गया, पृथ्वी गोल है। ना ये गोल है, ना आयताकार है, ना त्रिभुजाकार है। यह एक अलग ही रचना है। जैसे कि आप देखते हैं, यहां पर ये सिरा निकल रहा है, ये और ये सिरा अंदर दब रहा है, इसके बाद में ये सिरा दबा हुआ है और ये ऊपर उठा हुआ है। इस तरह की संरचना है। यानी ये जो संरचना है, इसको हम बोलते हैं जियोइड। ये जॉइड आकार की है, और इसके जो भूगोल के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यह जॉइड ना बोलकर इसको गोलाकार कहना शुरू कर दिया है। यानी जो आप देख रहे हैं पृथ्वी में, इसमें जो ये हिस्सा दबा हुआ है, यहां पर उठा हुआ है, इधर कोई दबा हुआ है, साइड में उठा हुआ है, यहां दबा हुआ है और उठा हुआ है। इसको इस तरह से डेंट किया है कि इसको गोलाकार मान लिया गया है। तो हम भी गोलाकार मान लेते हैं इसको। इस पृथ्वी के आप देखें, यहां सेंटर से एक लाइन जाती है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये लाइन यदि दोनों सिरों को, भूमध्य रेखा के पृथ्वी के दोनों सिरों को मिलाया जाए, तो इसका डायमीटर यानी व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर। यानी इसका रेडियस कितना होगा? 6,371 किलोमीटर। ये पृथ्वी का रेडियस बता रहा हूं। इसमें समुद्र और भूस्थल दोनों शामिल है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसके मैं दो हिस्से कर दिए हैं, यानी गोलार्ध कर दिया है। एक आधा गोला ऊपर है, आधा नीचे है। इसको हम कहते हैं गोलार्ध।
या हेमिस्फीयर। तो ऊपर देख रहे हैं जो ऊपर की साइड में है, इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ ऊपर है और नीचे वाला होगा साउथ हेमिस्फीयर। इसके अंदर ये कोई लाइन जमीन पर मार्क नहीं की हुई है, एक काल्पनिक लाइन है जिससे कि हम अपनी जगह का कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं, यानी अपनी जगह को मालूम कर सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा, वो मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद में इस पृथ्वी के ऊपर आप देख रहे हैं पूरा चक्कर लगाते हैं तो हम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसके अंदर इस तरह से लाइंस खींची हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं, यानी ये कौन सी साइड है, वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। और वैसे हम बोलते हैं इसको नॉर्थ पोल और क्या बोलते हैं, साउथ पोल। इस तरह की लाइन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी ये क्षैतिज में जो हॉरिजॉन्टल में है, इन लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। या अक्षांश रेखाएं। यानी इसको भूमध्य रेखा को छोड़कर 90 नीचे और 90 ये ऊपर होती है। इसके बाद ये नॉर्थ से इस तरह की लाइन आती है, इन लाइनों को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। या देशांतर रेखाएं। अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर ये यहां पर क्या है, 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा पर कितना है, 0 डिग्री, यानी इक्वेटर पर कितना है, 0 डिग्री। और इससे ऊपर को लाइन कितनी आ रही है, यानी कितनी लाइन्स हैं, 90, यानी 1 से लेकर और 90 तक। और लास्ट में यहां पर देखते हैं आप क्या है, नॉर्थ पोल, और नेगेटिव में क्या है, ये साउथ पोल। यानी इस साइड में साउथ में क्या है, साउथ पोल, और ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल। तो ये लाइन्स क्या है, इस तरह से मारी हुई होती हैं। और 1 डिग्री इसका, 1 डिग्री बराबर होता है लगभग 111 किलोमीटर। ये लाइन है जो देख रहे हैं आप, लैटिट्यूड, जो लाइन है लैटिट्यूड है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहां से आप 0 डिग्री से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी किधर जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ। तो इनको हम नॉर्दिंग लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, नॉर्दिंग लाइन। मैं कई नाम बता दिए, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर बता रहा हूं मैं। ये देख रहे हैं, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, यानी इक्वेटर। इक्वेटर के से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 90 डिग्री, 90 तक। और 90 के बाद में आप देखते हैं 90 में क्या होता है, जो लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ रेज हो रही है, तो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दिंग। क्या बोलेंगे इनको, नॉर्दिंग। क्लियर है, ठीक है। अभी ये वाली लाइंस किधर जा रही हैं, ये
ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं, ये ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं। तो इस पॉइंट से ये ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम? ईस्टिंग लाइन। किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट निकालना है तो नॉर्दिंग और ईस्टिंग बताया जाता है। क्या बताते हैं? नॉर्दिंग, और नॉर्दिंग कितना है और वो उस जगह का ईस्टिंग कितना है, इसको बताते हैं। हमारा भारत, जो मैप आप देख रहे हैं, इस पृथ्वी के गोलार्ध में, अभी मैं बताया था आपको, ऊपर वाला हेमिस्फीयर क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। यदि मैं इसको ऐसा कट कर दूं तो ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया यहां पर, और ये साइड क्या होगी? वेस्ट। तो ये साइड क्या होगी? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा भारत कहां पर है? ये अपर हेमिस्फीयर के अंदर इंडिया की पोजीशन आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इसके बीच में यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। ये वाला ऐसा क्या? नॉर्थ ईस्ट। ये वाला क्या है? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे हम? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। इसको कहेंगे हम साउथ ईस्ट। तो इंडिया कहां पर है? ये नॉर्थ ईस्ट में है, यानी किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में है। अब इसमें देखिए आप, इंडेक्सा मैंने छोटा सा बनाया है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया है, कुछ कुछ सा हो गया है। तो इसको आप कैसे कर लें? और यह देखिए यहां पर क्या है? ये अंडमान निकोबार। ये वाली क्या है? मैं डब्ल्यू और ई लिखा हुआ है, ये क्या है? 0 पॉइंट यानी भूमध्य रेखा है। ये है भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं इक्वेटर। और ये इक्वेटर, ये इक्वेटर इंडिया के, ये वाला क्या है? अंडमान, और नीचे क्या है? निकोबार। ये भूमध्य रेखा यानी निस्बत रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इस से जो निकोबार है, इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है निकोबार, ये 876 किलोमीटर है। कितना है? 876 किलोमीटर। यानी इस भूमध्य रेखा से जो निकोबार की पोजीशन है, निकोबार में देखें सबसे नीचे वाले को हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। इसको बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार। ये कितना दूरी पर है? 876 किलोमीटर। मैं इस मैप के साथ साथ में आपको सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके रिलेटिव होंगे, रिलेटेड है आपकी ज्योग्राफी से, कुछ आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको कवर करता जाऊंगा। तो आप देखिए यहां पर ये कितना दूरी हो गया? 876 किलोमीटर। इस गोलार्ध के अंदर मैं बताया था, इस तरह से लाइन होती है, उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांतर रेखाएं। अक्षांतर रेखाएं। और ये कितनी होती हैं? इस भूमध्य रेखा से 90 नीचे और 90 ऊपर, टोटल 180।
इसके बाद में ये 0 है आपका, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये कितने पर है? 0 पर। इस 0 से लॉन्गिट्यूड होती है लाइनें इस तरह से, ये जो लैटिट्यूड है आपकी अक्षांश रेखाएं, ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, लेकिन ये जो रेखाएं 0 पॉइंट से चलती है, यानी नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल पर खत्म होती है, ये आपस में पैरेलल नहीं होती है। लेकिन ये जो दूरी है इस पर 0 से सेंटर ऑफ एक्सिस से, ये हर दूरी क्या होती है? बराबर होती है, और ये होती है 1 डिग्री। और 1 डिग्री जाहिर करता है कितने को? 1 किलोमीटर। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है? 1 किलोमीटर, 111 किलोमीटर को ये जाहिर करता है। तो बताना चाहता हूं कि इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं सारी कवर करने की। जैसा कि बताया था, ये जो पॉइंट है लास्ट में, इंडिया का लास्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को, ये क्या है? कन्याकुमारी। क्या है ये? कन्याकुमारी। और इसको हम कैप कैमोरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन। ये कैप कैमोरिन यानी ये पॉइंट इंडिया का, ये भूतलीय पॉइंट, भूतलीय बिंदु, ये हमारा जो नॉर्दर्न लाइन आ रही है, यानी जो लैटिट्यूड आ रहा है, वो लैटिट्यूड कितना है इसका? इस पॉइंट का, इस पॉइंट का बता रहा हूं मैं कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाला पॉइंट। और ये जो टॉप पॉइंट देख रहे हैं आप, ये कितना है? ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं, ये है 37 डिग्री और 6 मिनट। मिनट को हम इस तरह 1 से डंडा मार देते हैं। इस कंडीशन में आप देखिए कि ये जो पॉइंट है इंडिया का लास्ट में, इससे नीचे कौन सा पॉइंट जा रहा है? निकोबार का। और इसको नीचे वाले से क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार भूमध्य रेखा से, ग्रेट निकोबार भूमध्य रेखा से कितना है? 876 किलोमीटर। और इसका लैटिट्यूड क्या है? इसका लैटिट्यूड है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है यहां पर, उसको हम पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। जब इंदिरा गांधी ने इस पॉइंट का विजिट किया था तो उसके नाम से रख दिया गया इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को पहले हम बोलते थे पैगमिलियन पॉइंट। पैगमिलियन पॉइंट। तो अभी आपका एक पॉइंट हो गया यहां पर। दूसरा पॉइंट जो टॉप पर है यहां पर, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। दो पॉइंट हो चुके हैं। अभी ये जो पॉइंट आपका वेस्ट साइड में निकल रहा है, यानी पश्चिम साइड में निकल रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम गोहर मोटा।
गौहर मोता, यानी इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, गौहर मोता या गुहार मोती, गुहार मोती। ये वाला पॉइंट है जो कि अरुणाचल का लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम कहते हैं किबिथु। किबिथु। तो इंडिया के 4 पॉइंट हैं, इंदिरा कोल, यहां पर इंदिरा पॉइंट, गौहर मोता और किबिथु। इसके बाद देखते हैं हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसको हम लेके चलेंगे। ये पाकिस्तान का, पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था, लेकिन अभी पाकिस्तान का यहां से लेकर ये हिस्सा जो कवर कर रहा है, पाकिस्तान जहां आ रहा है यहां तक, गुजरात तक, इसको हम बोलते हैं LOC। क्या कहते हैं इसको, LOC। और LOC कितना है, LOC कितना है, ये 450 किलोमीटर। यानी यहां पर हम हिंदुस्तान का और पाकिस्तान के बॉर्डर को हम क्या करते हैं, अपने अपनी सीमाओं को लगा के रखते हैं और कंट्रोल करते हैं। अपनी सीमा पर अपनी सीमा फोर्स को लगा रखते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, और उसको हम देखते हैं कि दुश्मन हमारी सीमा के अंदर ना जाए। तो यानी LOC क्या है, ये इसके बीच का है। यहां से खत्म करता हूं, ये खत्म हो रहा है। तो LOC किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इसको बोलते हैं LOC। ये वाला आप देख रहे हैं, यहां से इंडिया का ये हिस्सा और यहां तक आ रहा है, इसके साइड में यहां अफगानिस्तान है, ये इंडिया का हिस्सा है, इसको बोलते हैं अभी POK। यानी पाकिस्तान ने 1948 में 1948 में इसको कैप्चर कर लिया था, इस बार हिस्से को। ये जो बॉर्डर आ रहा है साथ साथ ये लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं हम डूरंड लाइन। तो क्या कहते हैं हम, डूरंड लाइन। जैसे देख रहे हैं आप, यह है डूरंड लाइन। तो ये कहां पर है अभी फिलहाल, पाकिस्तान यानी POK और अफगानिस्तान के बीच में। POK और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, डूरंड लाइन। अभी देखें आप LAC, ये वाली जो देख रहे हैं सीमा चीन की, इससे आता हुआ चीन का बॉर्डर और हिंदुस्तान का बॉर्डर भूटान से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश, इसको बोलते हैं हम LOC। इसमें जो हम अपनी सीमा का, नहीं सॉरी, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी ये क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसके ऊपर हमारा झगड़ा होता रहता है। हम बोलते हैं कितना है ये, 3480 किलोमीटर, और लेकिन चाइना बोल रहा है 2000 किलोमीटर। यानी LAC किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में LAC। और यानी हम बोल रहे हैं कितना है, हमारा एरिया कितना है, 3480 किलोमीटर, और पाकिस्तान बोल रहा है कि 2000 किलोमीटर है। यानी वो अरुणाचल प्रदेश भूटान से कम को बोल रहा है, ये तो हमारा हिस्सा है। इसके ऊपर लगातार संघर्ष होता रहता है, क्योंकि ये चाइना क्या है, एक विस्तारवादी देश है, अपना क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। हम किसी का क्षेत्र हड़पना नहीं चाहते हैं, हम अहिंसक पुजारी, हम चाहते हैं कि आराम से रहो, जियो और जी लो। इसके बाद देखिए
यहां पर ये रेड क्लिफ, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ एरिया, सॉरी इसको बोलते हैं क्या, डूरंट लाइन। और यहां पर जो रेखा है बाउंड्री, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किस किस के बीच में है? रेड क्लिफ का कितना रेंज है? 3323 किलोमीटर, यानी ये वाला पूरा प्लस ये बांग्लादेश वाला पूरा, जो कि बांग्लादेश पहले क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। इसमें कोई क्वेश्चन आता है कि किस देश की सीमा भारत के मैक्सिमम भूतल से मिलती है, भारत की ज्यादातर जमीन से टच होती है, तो किसकी है ये? बांग्लादेश की सीमा। ये पूरी किससे टच हो रही है? हमारे ज्यादातर स्टेट टच हो रही है। यहाँ पर देखें आप, क्या है ये? बंगाल से टच हो रही है, यहाँ पर बंगाल से होती हुई, और कहाँ गई है? मेघालय, आसाम का हिस्सा टच है, मेघालय, और उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा से टच हो रही है, और एक हिस्सा जमीन का बांग्लादेश का 3 हिस्सा टच हो रहा है हमारे भारत के साथ में, और एक हिस्सा कहाँ गिर रहा है इसका? बंगाल की खाड़ी में। तो ये इस लाइन को क्या बोलते थे? रेड क्लिफ लाइन, जिसकी जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थी। अभी नेक्स्ट है, अब देखिए मैकमोहन लाइन। एक मैकमोहन के नाम पर ये लाइन जो है, ये बॉर्डर एरिया है, ये एरिया किसका है? चाइना और हिंदुस्तान के बीच में, यानी कि कितना है? 890 किलोमीटर, और 890 किलोमीटर यानी 890 किलोमीटर या 550 मील, उसमें 260 किलोमीटर ये भूटान का भी कवर होता है। 890 में कितना है? ये 260 किलोमीटर इसका कवर होता है भूटान का। ऑलमोस्ट इसका मैप से आने वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक चीज और देखते हैं इसमें, जैसा कि ये इंडिया था, जल्दी में से नक्शा बन रहा है। आप ये सोचा ना, सर को नक्शा बनाना नहीं आता है, नहीं आता भाई, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं आता, ठीक है। यहां पर क्या था? ये कौन सी रेखा थी? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा थी ये? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा, और इसको इंग्लिश में कहेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रेखा हिंदुस्तान से होकर गुजरती है, और कहां कहां से गुजरती है मैं दिखाता हूं आपको। ये वाली लाइन यहां गुजरात, गुजरात से होती हुई राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे निकल जाती है। फिर से बता रहा हूं मैं, गुजरात, राजस्थान का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा किन किन स्टेटों से गुजरती है, तो हम लिखते हैं कौन कौन से स्टेट है। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से गुजरती है? पहला क्या है? ये गुजरात, उसके बाद टच करती है यहां पर राजस्थान, उसके बाद
मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड। उसके बाद आगे देखिए पश्चिम बंगाल। जिसको बोलेंगे हम वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भूमध्य रेखा 8 स्टेटों से गुजरती है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। इसके बाद आते हैं आपके कौन कौन से पहाड़ हैं जो आपके इंडिया में आते हैं, कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन सी झील हैं, कौन कौन सी नदियां हैं वो आती हैं, वो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। मेन चीज है आपका सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो पर्वत है कौन सा है, हिमाचल पर्वत। इसकी हाई है चोटी का नाम है एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी को क्या है, सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड में एवरेस्ट। और ये हमारे देश में नहीं आती है, ये किस किस में आती है, नेपाल, और चाइना के मध्य। यानी ये नेपाल है यहां पर और ये चाइना है, यानी हमारे देश में नहीं है। ये एवरेस्ट क्या है, नेक्स्ट है सॉरी, और इसकी हाइट कितना है, 8848 किलोमीटर, इतनी इसकी हाइट है। और सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है इसका, एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, एवरेस्ट। ये वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट कितनी है, 8848 किलोमीटर। और किस किसके बीच में आ रही है, चाइना और नेपाल के बीच में। यानी ये हमारे देश से का सबसे बड़ा पर्वत नहीं है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर आता है K2। इसको मिटा देता हूं मैं। K2 एक पहाड़ी है, और ये पहाड़ी, इसका नाम रखा गया है ऑस्टिन गॉडविन। इसके नाम पर रखा गया है कि इन्होंने देखा, इस पहाड़ी को चढ़ के देखा था। तो ये K2 पहाड़ी, ऑस्टिन गॉडविन जो पहाड़ी है, ये काराकोरम जो पास है, काराकोरम पास है। और ये कहां पर है, ये जो पीओके है आपका, ये वाला हिस्सा जो पीओके है इसमें आ रहा है।
इसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान। इसके बीच में आता है, यानी ये अभी फिलहाल में पीओके के अंदर है, तो ये भी हमारी सबसे ऊंची चोटी नहीं है। वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर की चोटी है। तीसरे नंबर की चोटी है कंचनजंगा। ये पहला नंबर की हो गई, ये दूसरे नंबर, तीसरा नंबर है। हाँ, इसका जो हाइट है कितना है, 8611 किलोमीटर। इस चोटी की हाइट कितनी है, 8611 किलोमीटर। इसके बाद तीसरी एक चोटी आती है, वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर चोटी आती है, इसको बोलते हैं कंचनजंगा। ये इंडिया साइड में है, इंडिया की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा, इसका जो हाइट है, ऊंचाई है इसकी 8586 किलोमीटर। कितना है, 8586 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट तकरीबन आपका मैथ का जो आने वाले सवाल होते हैं वो इसमें खत्म हो चुके हैं। और आगे देखते हैं हम कुछ छोटे छोटे क्यूज जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके देश में अभी चल रहा है एक घर घर झंडा होगा, घर घर तिरंगा लहराएगा, घर घर तिरंगा लहराएगा। ये अभियान चल रहा है क्यों कि ये 75वां हमारा गणतंत्र दिवस है। झंडे के अंदर 3 कलर होते हैं, आप जानते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं केसरिया, नीचे वाला क्या है, हरा, और ये क्या है, सफेद, यानी इसको बोलते हैं सैफरॉन, ग्रीन एंड व्हाइट। और इसके बीच में एक चक्र होता है, और इस चक्र के अंदर इस तरह से स्पोक्स होते हैं, यानी तान होते हैं इस तरह से। और ये कितने होते हैं, इनकी गिनती होती है 24। ये स्पोक्स कितने होते हैं, 24। ये किस लिए है, आपका बहादुरी के लिए एक प्रतीक है, यानी जो बलिदान दे रहे हैं हम, बलिदान दिया है इस झंडे के लिए, उसका प्रतीक है। इसका ये झंडा किसने बनाया, ये झंडा किसने बनाया, ये 1921 में बनाया था। जिसने झंडे को बनाया उसका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, थोड़ा झंडे को किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडो पाक पीस ट्रीटी कब हुई थी। इंडो पाक पीस ट्रीटी का मतलब है हिंदुस्तान और नेपाल, इंडो नेपाल पीस ट्रीटी, हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में शांति वार्ता हुई थी। ये कब हुई थी, ये हुई थी
1950 में। कब हुई थी? 1950 में। ये पूरे भारतवर्ष में भारतीय सेना चारों तरफ फैली हुई है। उनको एक कमांड में रखा हुआ है, अलग अलग कमांड होती है, अलग अलग क्षेत्र को जो घेर के रहती है। उन कमांडों को हिंदी में हम कहते हैं कमान, कमान, और इंग्लिश में कहते हैं कमांड। तो इस पूरे भारतवर्ष में कितनी थल सेना की कमांड है? ये है 7। पहला नॉर्दर्न कमांड, उसके बाद में सेंट्रल कमांड, उसके बाद वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, सदर्न वेस्टर्न कमांड। और 1 2 3 4 5 6 लास्ट है ट्रेनिंग कमांड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेड क्वार्टर सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये है लखनऊ में। कहां पर है ये? लखनऊ में। इसके बाद मोटा मोटा बताना चाहता हूं मैं, नेवी की 3 कमांड है और इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड। अब लिखा है एनडीए। एनडीए क्या होता है? भारत के लिए एक बहादुर योद्धा अफसर को बनाना एक कॉलेज का काम है, जो कि इनको एक बहादुर योद्धा हमारे देश के लिए देता है। उस कॉलेज का नाम क्या है? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और ये कहां पर है? पूना। इसी तरह से 2 कॉलेज और हैं। एक है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एक है OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। एनसीसी का फुल फॉर्म हम जानते हैं। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्स। कॉलेजों के अंदर बच्चों को एनसीसी सिखाया जाता है और इसकी 3 सर्टिफिकेट होते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं? A, B और C। ए सर्टिफिकेट, जिसने ए सर्टिफिकेट लिया हुआ, जिस बच्चे ने या बच्ची ने, यदि वो सेना में भर्ती होता है तो उसको 5 नंबर का एक्स्ट्रा मिलता है। 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो बच्चा बी ग्रेड लिया हुआ है उसको सेना में भर्ती होने के लिए 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। जिसने सी लिया हुआ है उसको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। वहां पर जो यदि क्लर्क और एसकेटी में वो इनरोल हो रहा है।
यदि सोल्जर में एनरोल हो रहा है और सी सर्टिफिकेट है तो उसको रिटन टेस्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, भारतीय सेना का जनक कौन था, यानी भारतीय सेना को किसने एस्टेब्लिश किया। उसका नाम था स्ट्रिंगर लॉरेंस। स्ट्रिंगर लॉरेंस। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की नींव कब रखी गई, 8 अक्टूबर 1932 को, यानी आजादी से पहले ही। इंडियन एयरफोर्स IAF, इंडियन एयर फोर्स कब रखी गई है, 1932 के अंदर, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी नींव रखी गई। नेक्स्ट है आर्मी। आर्मी का फुल फॉर्म क्या है, अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग मैन। यानी हमको ऐसा चाहिए जो कि ऐसा यंग बच्चा चाहिए, एक जवान बच्चा चाहिए जो कि रेगुलरली लगातार मोबाइल मतलब मूवमेंट करता रहे और अलर्ट रहे, यानी अलर्ट फुल मूवमेंट करता रहे, ऐसा बच्चा हमको आर्मी में चाहिए। और ऐसे ही बच्चे की अभी जरूरत है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अग्निवीरों को भर्ती कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेवी, NAVY। एन से क्या, नॉटिकल, आर्मी, वॉलंटियर, मैन। यानी एक, हाँ, नॉटिकल एक शब्द आया, नॉटिकल। आप देखते हैं जो जमीन के ऊपर आप दूरी नापते हैं, किस नापते हैं, किलोमीटर के अंदर, मीटर के अंदर। इससे पहले हम नापते थे मील्स के अंदर, गज के अंदर और फीट के अंदर। अभी हम किस में नापते हैं, किलोमीटर के अंदर या मीटर के अंदर नापते हैं कि ये जगह, अमुक जगह, इस जगह यहां से कितना किलोमीटर है। लेकिन पानी के अंदर ये दूरी कैसे आती है, नॉटिकल माइल में नापी जाती है। पानी के अंदर ये दूरी किस में नापते हैं, नॉटिकल माइल्स के अंदर। तो ये नॉटिकल शब्द किस लिए है, पानी के एक आर्मी के लिए, जो वॉलंटियरली ऐसी आर्मी हो जो कि जल में देश की सेवा दे चुके, उसको हम क्या बोलते हैं, नेवी कहते हैं। और नेवी कब बना, ये 26 जनवरी 1950 को। और आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 15 जनवरी से हुआ, 15 जनवरी इसका आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। लेकिन ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1895। आर्मी कब है, 1 अप्रैल 1895। और नेवी का कब है, 26 जनवरी 1950। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। और इसके बाद का जो इसका पार्ट है हम आगे लेंगे भाग 5 में। फिर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पूरा मैथ समझ लिया होगा। और जो मैं एब्रीवेशन दिखाए, 8 क्वेश्चन दिखाए, एब्रीवेशन और उसका फुल फॉर्म, उसके बाद जो क्यूज हैं जो लिखाए, आपने लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो आगे पढ़ने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट भाग। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।